अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच उस प्यार भरे फीडबैक का जो मुझे कमेंट्स की सूरत में मिलता है व्हाट्सएप पे और मेरे प्रोग्राम के नीचे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि आप हर दफ़ा ये क्यों बार बार कहते हैं कि थैंक यू सो मच उन कमेंट्स का। इसलिए कि मैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और उसको जो लोग आके देख रहे हैं वो मुझे एक कमेंट्स ज़रूर लिखते हैं कि प्रोग्राम सब देख रहे हैं, पता सब प्रोग्रामों के बारे में है, लेकिन आपका प्रोग्राम देख के ज़रूर ये अंदाज़ा हो जाता है इसमें कोई बनावटी नहीं है। आप जो कुछ जाते हैं लोग, मैं मुंह से नहीं कहना चाह रहा, यकीन माने लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि स्क्रिप्टेड नहीं है। ओ भाई, घोस्ट हंटिंग कौन सा स्क्रिप्टेड होता है? आप जाते हैं उस जगह पे, जो नज़र आता है आप रिकॉर्ड करते हैं। सो इस फीडबैक पे जो मुझे लोग कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बाकियों से हट के है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में साइन सबसे कम होते हैं, हैवी साइन, बड़े बड़े साइन जो होते हैं वो बाकियों से कम होते हैं। उनके तो बड़े बड़े साइन होते हैं भाई, वो तो मखलूक कभी ऊपर लटका लेती है, ये कर लेती है, वो कर लेती है, मेरे में इस तरह नहीं मिलते। तो फिर भी वो कहते हैं आपका प्रोग्राम हट के है, तो उसके लिए उन सबको कहता होता हूँ थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। कोशिश करता हूँ रियल लोकेशन पे जाऊँ, रियल लोकेशन पे जाके प्रोग्राम करूं जो आप लोगों को अच्छा लगे। स्टोरी के बारे में जी आज कहना चाहूँगा, कुछ लोगों ने मुझे कहा है मुझे अपना फीडबैक दीजिए। वो कह रहे हैं, मैं फेवर लेना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि स्टोरी मैं ज़्यादा भी कर दूँगा अगर आप लोगों ने फेवर दी तो। कैमरे के सामने बैठ के स्टोरी को रिकॉर्ड करना, एक चलें कहेंगे एक ऐसा कर लिया करूँगा अगर आप लोग इजाज़त देते हैं कि एक स्टोरी जो कैमरे के सामने बैठ के मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूँ, और जो बाकी स्टोरीज़ हों उसके लिए ज़रूरी नहीं है आवाज़ की स्टोरी आपने सुननी है, तो तस्वीरें अगर चलती रहें और पीछे मेरी आवाज़ हो तो आप लोग क्या इजाज़त मुझे देते हैं मैं इस तरीके आपको स्टोरी सुना दिया करूं कि मतलब पिक्चर जो मैं बोल रहा हूं उसकी तस्वीरें चल रही होंगी, वीडियो चल रही होगी और पीछे मेरी आवाज़ होगी। अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरे लिए वो ज़्यादा इजी है, मैं ज़्यादा 2, 3, 4 जितनी कहेंगे मैं स्टोरीज़ आपको सुना सका करूँगा। कैमरे के सामने बैठ के एहतमाम करना, सारा करना ज़रा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं क्या इस तरह कर लूँ कि आगे वीडियो चल रही हो या तस्वीरें चल रही हो, पीछे मेरी आवाज़ हो जिसमें मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। और कुछ लोगों ने कहा है स्टोरीज़ के अंदर एड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, मशहूरियाँ बड़ी ज़्यादा होती हैं, उसको कम करें। मैं अपनी स्टोरी जब भी खुद सुनता हूँ मुझे नींद आ जाती है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जब आपकी स्टोरी सुनते हैं, व्हाट्सएप भी कह रहे थे पिछले दिनों, जब आपकी स्टोरी सुनते हैं कानों में हेडफोन लगाते हैं तो नींद आ जाती है। तो मैं सोचता हूँ आप लोग सो ना जाएं कहानी को सुनते सुनते, जब ऐड आएगी तो फिर आप उठ जाएंगे। ऐड इसलिए आती है बीच में जब आप स्टोरी सुनते सुनते कहीं खो गए हैं, कहीं और चले गए हैं, स्टोरी से आपका ध्यान निकल गया है, तो जब ऐड चलेगा तो उसी लम्हे आप ऐड को स्किप कर दें। मैंने ये तो नहीं कहा ऐड पूरा देखें, देख लेंगे तो आपकी मेहरबानी है, नहीं देखेंगे कोई बात नहीं, उसको स्किप करेंगे तो इसका मतलब है आप जाग रहे हैं, आपका इंटरेस्ट स्टोरी के अंदर है, इसलिए ऐड आया तो आपको आया ओहो ये क्या हो गया, आप उसको स्किप कर दें। लेकिन अगर ऐड नहीं होगी तो फिर हो सकता है ध्यान कहीं और चला जाए और आप सो जाएं, इसलिए ऐड का होना ज़रूरी है। सो आज की स्टोरी जो मुझे इब्राहिम ने भेजी है, ये उनका रियल नेम है और इनका ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान के एक छोटे से कस्बे से। उन्होंने कहा मेरे इलाके का नाम मत बताइएगा। उनके बड़े भाई हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, ये उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कहानी है जो उसकी पूरी फैमिली जानती है। इब्राहिम की, उनकी वालदा, उनकी बहनें और जो भी घर के फ़र्द हैं सब इस कहानी से वाकिफ़ हैं। लेकिन इब्राहिम जो है वो अल्लाह के पास जा चुके हैं। हम सब अल्लाह ताला की अमानत है, हमें अल्लाह के पास जाना है। सो इब्राहिम की कहानी, इब्राहिम की ही ज़बानी। इब्राहिम उम्र में छोटे हैं, उनके जो भाई थे यूँ समझिए सबसे छोटे हैं, और उनके जो भाई थे वो पहली वालदा से थे, ये दूसरी वालदा से, इसलिए ये काफ़ी छोटे हैं, नौजवान हैं। वो जो भाई थे वो काफ़ी एजड थे। जब उनके भाई, उनका नाम उन्होंने कहा है आप फ़र्ज़ी रखें, उनका नाम मैं असलम रख देता हूँ। और असलम जब छोटा था तो वो एक ऐसे छोटे से गांव के अंदर रहते थे। अच्छा, गांव की जो कहानियाँ क्यों मैं सुनाता हूँ और गांव में ही ये ज़्यादा वाक़यात क्यों होते हैं, तो उसकी रीज़न ये है, गांव में पहले आबादी बहुत कम होती थी, लाइट नहीं होती थी, लालटेन या दिए जलाते थे, दूर दूर घर होते थे, 8, 10, 15, 20 घर इकट्ठे होते थे, फिर आबादी नहीं होती थी, ज़मीनें होते थे, बागात होते थे और ज़्यादातर जंगल होते थे।
इंसान 6 बजे जैसे ही 5 बजे मगरिब होती थी सर्दियों में या गर्मियों में 7 बजे होती थी तो लोग अपने अपने घरों में चले जाते थे और 8 बजे तक मैक्सिमम सो जाते थे। 9 बजे सिर्फ कुत्ते भौंकने की आवाज़ आती थी, तो इसलिए ये मखलूक ज़्यादा वहाँ पे फिरती थी। इब्राहिम वो छोटा था, उसके 3-4 दोस्त थे। छोटा सा उनका एक गांव था, तकरीबन एक ही लाइन के अंदर कोई 8-10 घर बने हुए थे। फिर एक वीराना सा था, और वीराना के बाद, वीराने से मुराद कि उस पर ज़मीन जो थी उन्होंने जिस तरह रोड बना देते हैं, कच्ची रोड, इस तरह की ज़मीन बनी हुई थी, और उससे थोड़े से फासले पे फिर कुछ घर थे जो कतार के अंदर बने हुए थे। थोड़ा सा आगे जाते थे तो 3-4 घर आमने सामने थे, यानी 4 एक तरफ थे, 4 एक तरफ थे। लेकिन उससे पहले ये जो मकान थे, एक तरफ मकान थे और दूसरे तरफ वीरानी थी, कोई आबादी या मकान नहीं बने हुए थे। जिस तरफ मकान आमने सामने थे उससे तकरीबन कोई आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद एक बहुत बड़ा 4 दीवारी सी आती थी जो कच्ची सी थी, और ये तकरीबन कोई 2.5-3 कनाल के करीब एक जगह थी जिसकी 4 दीवारी की गई थी। अपने किसी दौर में वाकिफ़ वो लोग नहीं थे, लेकिन किसी दौर में किसी का ये डेरा टाइप था जो उनने छोड़ दिया था। तो उस डेरे के अंदर आज भी 2 कच्चे कमरे मौजूद थे, और उसकी 4 दीवारी भी हुई थी जो मिट्टी की थी, और जो अंदर कमरे बने हुए थे वो भी मिट्टी के थे, कच्चे से थे। इस गांव के अंदर जब बच्चे, माँ बाप अमूमन दिन को सो जाते थे, हम लोग भी ऐसे ही करते थे, जब माँ बाप अमूमन दिन को सो जाते थे तो बच्चे दिन के टाइम चुपके से बाहर निकल आते और धूप में खेलते रहते थे। बहुत सारी उस वक्त की जो गेमें थीं वो आज के साथ ख़त्म हो गई। अब तो वीडियो गेम्स हैं या मोबाइल्स के अंदर बच्चे खोए रहते हैं। उस वक्त बहुत सारी गेमें थी जो खेली जाती थी, जो आज के बच्चों को पता भी नहीं है। बंटे, गुल्ली डंडा, बहुत सारी गेमें थी। असलम अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता और अपने घरों से थोड़ा सा दूर चले जाते ताकि घर वालों को पता न लगे, और वहाँ पे वो भागते, दौड़ते, शरारते करते, एक दूसरे के साथ खेलते थे। जिस जगह पे वो डेरा सा बना हुआ था, डेरे से आगे जंगल था। जंगल के बाद ज़मीनें ही ज़मीनें थीं। लोग सुबह सुबह उठते, बैलगाड़ियों पे सामान लाते। सफ़र के लिए जो उस वक्त गाड़ी मुहैया थी वो बैलगाड़ी थी। बहुत सारे लोग इस वक्त भी बैलगाड़ी को जानते होंगे और नौजवान नस्ल बिल्कुल नहीं जानती होगी। बैल के पीछे गाड़ी होती थी। खैर, जंगल के बाद ज़मीनें थी। लोग सुबह उठते और अपनी ज़मीनों पे जाके काम करते। छोटे छोटे जितने भी देहात होते हैं, इनका गुज़र बसर ज़मीनों पे ही होता है, काश्त पे ही। काश्तकारी करके अपने साल का अनाज भी जमा करते हैं, सब्जियां भी उगाते हैं, और जो बाकी बेच के उन ज़मीनों से वो कोई सब्ज़ी है या फल है वो अपने पैसों का बंदोबस्त करते थे। एक दिन ये बच्चे निकले अपने घरों से खेलने के लिए, और उसी तरह चुपके से बाहर जमा हुए सारे। और जब सारे जमा हो गए तो तपती धूप में, दिन का टाइम, कोई बंदा नहीं था उस वक्त। ये चलते हुए अपने घरों से काफ़ी दूर चले गए। वो बच्चे खेल रहे थे तो खेलते हुए एक लड़की की आवाज़ आई। वो सबको अपनी तरफ मुखातिब करके बुला रहा था। सब ने मुड़ के उसकी तरफ देखा, वो क्या कहना चाह रहा है। तो उसने उंगली की तरफ इशारा किया। वो थोड़ा सा सहमा हुआ था, डरा हुआ सा था। उन बच्चों ने जब उसकी उंगली को फॉलो किया कि किस तरफ वो इशारा कर रहा है, जब उन्होंने उस तरफ देखा तो एक बुढ़िया सी खड़ी हुई थी। अजीब सी थी वो। उसके कपड़े फटे हुए से थे, ऐसे लगता था बहुत पुराने उसके कपड़े हैं। उसके पाँव के अंदर जूती नहीं थी, जबकि उस वेदर के अंदर, उतनी शदीद गर्मी में नंगे पाँव किसी इंसान का खड़ा होना पॉसिबल ही नहीं है। वो नंगे पाँव थी और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और मोटे कपड़े थे।
ऐसे उसने जिस्म पे एक चादर टाइप ली हुई थी जो अमूमन सर्दियों में ली जाती है। कुछ लोग उसको गिंदी बोलते हैं। गिंदी से बहुत सारे लोग वाकिफ़ नहीं होंगे, मैं थोड़ा सा गिंदी के बारे में बता दूं। मैंने स्पेशली बनवाई अपने बेड के लिए, मेरे पास भी है। मैंने तो नए कपड़े लेके बनवाई है। उस दौर में जब लोगों के कपड़े फट जाते थे, ज़ाय हो जाते थे, शलवार कमीज़ें मर्दों की औरतों की, तो उनके पीसेस छोटे छोटे करके उन पीसेस को आपस में जोड़ के खूबसूरत रंग बिरंगे पीसेस जोड़ के एक ओढ़ने के लिए रज़ाई बनाई जाती थी। उसको गिंदी बोलते हैं। अब तो घरों में स्पेशली बनवाई जाती है, नए कपड़े दिलवा के, जी मुझे वही गिंदी चाहिए बिछाने के लिए। मेरे पास भी मैंने बनवाई हुई है। तो उसने गिंदी ओढ़ी हुई थी। गिंदी अमूमन उस वक्त ओढ़ी जाती है जब आपको ठंड लग रही होती है। काफ़ी मोटी होती है आम चादर से, मतलब शदीद सर्दी में नहीं, लेकिन इतनी सर्दी में कि जब बंदा ठठ रहा हो तो गिंदी से फ़र्क पड़ता है। तो उसने गिंदी ली हुई थी। वो बच्चे एक बात पे हैरान भी हुए कि गिंदी, और इस मौसम में, वो भी शदीद गर्मी के मौसम में। लेकिन जो चीज़ उन बच्चों को देखते ही सहम से गए, डर से गए, वो उसके चेहरे पे वो झुर्रियाँ सी थी, वो उसके चेहरे पे बुढ़ापा सा था जिसको देख के बच्चे अजीब से हो गए। इतनी बूढ़ी औरत उन्होंने कभी देखी नहीं थी। उनके गांव में भी बूढ़ी औरतें थीं, उसी तरह ही उनके चेहरे पे झुर्रियाँ थीं जिस तरह उस खातून के चेहरे, उस बुढ़िया के चेहरे पे झुर्रियाँ थीं। लेकिन हैरत की बात यह थी, ये झुर्रियाँ इतना ज़्यादा थीं और इसका रंग इतना काला स्याह था कि बच्चों को समझ भी नहीं आई कि ये क्या चीज़ है। उसके बावजूद वो उससे खौफज़दा होने लगे। और जब बच्चे ने उसकी तरफ इशारा किया था और उन्होंने मुड़ के उसकी तरफ देखा, उस बुढ़िया की तरफ, तो वो खड़ी उन बच्चों को खेलते हुए देख रही थी। उसके एक हाथ में सेब था, और वो खड़ी टिकटिकी बांधे उनको देख रही थी। बच्चों ने अपना खेल रोक दिया। वो सहम से गए, डर से गए। थी तो वो एक इंसान ही, बच्चों को लगा तो ऐसे ही कि वो एक इंसान है। नंगे पाँव है, काले स्याह पाँव है, काले स्याह हाथ है, मुंह काला स्याह है, झुर्रियों से भरा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, मोटे कपड़े हैं, और उसके ऊपर गिंदी, एक चादर ली हुई है जो सर्दियों के लिए होती है, और उनको खड़ी वो देख रही है। बच्चे इस तपती दोपहर में जो माँ बाप से छुप के वहां पे खेल रहे थे, रुक के इंतज़ार करने लगे कि ये जो भी है यहाँ से चली जाए तो हम अपने खेल को जारी कर सकें। अब सब बच्चे उसको मुतवातर खड़े देख रहे थे, और शायद वो उसको मुंह से नहीं, अपनी आंखों से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस तरह रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जाओ, अब यहां से क्यों खड़ी हो। तो उनमें से एक लड़का बोल पड़ा कि शुरू करो यार। तो साथ वाले ने यूं उसकी तरफ इशारा किया, इसको तो पहले जाने दो। ये बात उसने भी सुन ली थी जो सामने खड़ी थी कि इसको तो जाने दो, और वो उसकी तरफ फिर इस तरह देखना शुरू हो गए कि अभी जाती है, अभी जाती है, अभी जाती है। और उनमें से एक लड़के ने कहा, जा, यहां से चली जाओ। तो वो मुस्कुराई और उसके बाद वहां से चली गई। लेकिन हैरत की बात यह थी, बच्चे जिस पे अजीब से हुए थे कि वो ऐसी अजीब सी मुस्कुराई थी कि जब उसने मुस्कुराने के लिए होंठ खोले, मुंह खोला, तो उसके दांत काफ़ी अजीबो गरीब से थे। इंसान की तरह दांत नहीं थे, कुछ टूटे हुए थे और बाकी नोकदार थे, जिससे वो थोड़े से और सहमे। अगर वो हंसने के बाद, जिस बच्चों ने जब उसको हंसते हुए देख लिया था, तो इतने सहम गए थे, अगर अब भी वो वहाँ पे रुकती तो शायद बच्चे डर के भाग जाते। लेकिन क्योंकि वहाँ पे चली गई, तो बच्चे जो दूर दूर खड़े थे और एक दूसरे के करीब आ गए। तो उन्होंने कहा, यार हमें डर लग रहा है। तो उनमें से एक जो बड़ा था, उसने कहा, यार डरने की कोई बात नहीं, वो चली गई। उसने कहा, नहीं यार हमें डर लग रहा है। देखा नहीं वो कैसी अजीब सी था। तो बच्चे ऐसी डरी डरी सी, सहमी सहमी सी बातें करना शुरू हो गए एक दूसरे के साथ। कुछ देर वहां पे रुके, लेकिन उसका दिल नहीं माना, और उसके बाद वो अपने अपने घरों को चले गए। अगले दिन सारे का प्लान था कि हम इतने बजे यहाँ पे इकट्ठे होंगे। वो सारे घरों के बाहर निकल आए, लेकिन आज उनका दिल, उनका मन खेलने को नहीं कर रहा था। वो सहमे हुए से थे, वो डरे हुए से थे। तो असलम ने कहा, चलो यार उधर खेलने चलते हैं। तो एक ने कहा, यार उधर नहीं जाना, वो कल वाली फिर आ जाएगी। उसने कहा, यार वो तो चली गई।
उसने कहा मैं रात को डरता रहा हूँ, मैंने घर वालों को बताना था तो उन्होंने मारना था मुझे कि तुम दिन को जाते क्यों हो, तो मैं रात को डरा रहा हूँ। तो दूसरे ने कहा मैं भी रात को डरा रहा हूँ। तो पता लगा वो सारे सहमे हुए थे, डरे हुए थे उसकी वजह से। तो असलम ने कहा चलो यार कुछ नहीं होता, खेलते। उन्होंने कहा नहीं यार हमने नहीं जाना। तो वहीं कुछ देर खड़े रहे। तो उन्होंने कहा भाई यहाँ पे खड़े रहे तो घर वालों को पता लग जाएगा कि ये जागे हुए हैं, ये सोए नहीं हैं, तो चलो यार फिर अपने अपने घरों को चलते हैं, कल मिलेंगे। होता ये था, आज भी देहातों में इस तरह होता है। मैं अपनी कहानियों में आपको ये सुनाता हूँ कि आज भी देहात में जो सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं लोग, खेतों में काम करते हैं, तो वो 12 बजे वापस आ जाते हैं खेतों से। और 12 बजे जैसे ही आते हैं, 12 साढ़े 12 मैक्सिमम 1 बजे तक खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद 1 से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक या 2 बजे तक 2-3 घंटे कैलूला करते हैं, लाजमी वो रेस्ट करते हैं। और गर्मियों में स्पेशली, सर्दियों में कोई भी नहीं, गर्मियों में वो रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर उठ के अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो उस देहात में भी ऐसा ही होता था, दिन के टाइम पे सारे सो जाते थे और बच्चे बाहर निकल आते थे खेलने के लिए। लेकिन वो डरते थे कि अगर वालिदैन को पता लग गया तो वो बड़े खफा होंगे, इसलिए छुप के आते, खेलते, और जब टाइम होने लगता तो वापस चले जाते। 2-3 दिन वो मुसलसल बाहर आते थे, लेकिन खेलने के लिए नहीं जाते थे। वो घबराए हुए थे, वो डरे हुए थे। और इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया, वो खेल नहीं सके। लेकिन वो बेचैन थे, बच्चे थे, खेलना चाहते थे और वो डरे हुए थे। लेकिन 1 हफ्ते के बाद उनके अंदर से जो खौफ था, एक वहम था, वो ख़त्म हुआ और उन्होंने फैसला किया चलो यार आज चलते हैं। तो एक ने कहा यार अगर मसला हुआ तो वापस आ जाएंगे, चलो तो सही ना यार, इतने दिन हो गए खेले नहीं हैं। वो बाहर निकले और उस जगह पे पहुंच गए, घर से दूर, जहाँ पे वो खेलते थे। आज वो खेल तो रहे थे, लेकिन उनकी मुसलसल निगाहें उसी तरफ थीं जहाँ वो खातून खड़ी हुई थी, वो बुढ़िया खड़ी हुई थी। हर थोड़ी देर के बाद हर बच्चा उस तरफ देखता कि वो आ तो नहीं गई, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि टाइम पूरा हो गया वापसी का, जिसको वो वापस जाते थे, और वो बुढ़िया आज नहीं आई। और वापस आते हुए एक उनमें से बोला यार तुम लोग एवं डरे हुए थे, वो कहीं से गुजर रही थी, वो कहीं से जा रही थी, तुम लोग डर गए, एवं ही हमने हफ्ता ज़ाया कर दिया, अब वो नहीं आएगी। और ऐसा ही हुआ। उस दिन उनका वहम, उनका खौफ ख़त्म हो गया कि अब वो नहीं आएगी, और फिर से वो रोज़ निकलते और खेलने के लिए आ जाते। तकरीबन 1 महीना गुजर गया, फिर वो बुढ़िया नज़र नहीं आई। एक दिन उसी तरह वो सारे निकले खेलने के लिए, चलते हुए उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे वो खेलते थे। आज वो इर्द गिर्द नहीं देख रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, उनका खौफ वहम ख़त्म हो गया था। अब वो बुढ़िया उस तरफ नहीं आई थी, बस सिर्फ एक दफ़ा ही नज़र आई थी। उनके दिलों में यही था कि अब वो नहीं आएगी। वो अपने खेल को जारी रखे हुए थे कि एक बच्चे की बाकायदा चीख निकल गई। सबने एकदम से उसी तरफ देखा जिस तरफ वो बच्चा चीखा था, और जब उन सब की निगाह उस बच्चे पे पड़ी तो हैरत की बात यह थी, उससे कुछ कदम के फासले पे वही बुढ़िया आज फिर खड़ी हुई थी। आज भी वो पाँव से नंगी थी, उसने जूते नहीं पहने हुए थे। आज भी वही फटा हुआ लिबास था, आज भी वही मोटी गिंदी उसने पहनी हुई थी। बाल उसके इंतहाई उलझे हुए थे। उस दिन उसने सर पे भी गिंदी डाली हुई थी, आज उसने कमर पे डाली हुई थी, आज उसका सर भी नज़र आ रहा था। उस दिन वो ढका हुआ था सर। आज उन्होंने उसके बाल भी देखे जो इतने उलझे हुए थे जैसे कई सालों से ना इन बालों को धोया गया हो। उनमें मट्टी, उनमें अजीब, मतलब जिस तरह अनधुले सालों से बाल होते हैं, इस तरह के बाल से मट्टी से भरे हुए, काली स्याह आज भी वो सामने खड़ी थी। लेकिन आज गौर करने पे जो चीज़ उनको एक और वाज़े हुई, जो उस दिन भी वो नोट नहीं कर सके थे, वो था उसके चेहरे में उसका नाक, जो इंसानी नाक से काफ़ी लंबा था और चूंच वाला था। बाकायदा जैसे चूंच बनी होती है ऐसे नाक की, मतलब उस तरह चूंच तो नहीं, लेकिन काफ़ी लंबा था कि आज उनको उनके चेहरे पे इस अंदाज में वो खड़ी थी कि उसके नाक को वो दूर नहीं थी, करीब होने की वजह से क्लियर देख पा रहे थे, उसका नाक काफ़ी ज़्यादा लंबा था। और वो बच्चे आज सहम गए, उसको देख के डर गए।
क्योंकि उसके दांत आज पहले से ही खुले हुए थे। वो मुंह खोल के खड़ी थी जैसे मुस्कुरा रही हो या आज उनको दांत दिखा रही हो। और आज वो करीब थी, उस दिन वो दूर थी, तो आज उन्होंने उसके दांतों को देखा कि वो बाकायदा नोकदार थे और उनके बीच में गैप था। वो टूटे हुए दांत नहीं थे, वो नोकदार से दांत थे। और जिसने अपना हाथ ऐसे किया इस तरह इशारे से बुलाने के लिए, तो उस वक्त उनकी निगाह पड़ी उस हाथ पे भी, क्योंकि उस दिन जब वो खड़ी हुई थी एक हाथ में सेब था तो उसने मुट्ठी यूं बंद की हुई थी। आज जब उसने बुलाने के लिए हाथ यूं किया तो यूं सामने हाथ करने की वजह से उसके हाथों के नाखून भी उनको नजर आए जो बहुत ज़्यादा लंबे थे। इतने ज़्यादा लंबे नाखून के बच्चे जो पहले ही दांतों को देख के डरे और सहमे हुए थे, आज उसके नाखूनों को देख के सहम से गए। और जो एक पहली चीख एक बच्चे ने उसको देख के मारी थी और उसके बाद बाकी बच्चों की निगाह उस बुढ़िया की तरफ गई थी, और जिन्होंने उस बुढ़िया की तरफ जैसे ही देखा उनकी निगाह उनके नाक पे पड़ी और वही पुराना लिबास नज़र आया, वही गिंदी नज़र आई, लेकिन आज बाल भी नज़र आया और नोकदार नाक भी। लेकिन जैसे ही उसने बच्चों की निगाह पड़ी तो उसने यूं इशारा किया हाथ का कि इधर आओ, और नाखूनों पे निगाह पड़ी तो सब बच्चों की चीखें निकल गई। सब बच्चे ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू हो गए और उसके बाद उनको इतना सिर्फ होश रहा कि वो रास्ता है और वहाँ हमारे घर हैं, हमने वहाँ पे पहुँचना है। उनके हाथ में जो जो कुछ भी था बच्चों के, वो सब उन्होंने वहीं पे फेंका और तेज़ी के साथ दौड़ते हुए अपने घरों की तरफ भागना शुरू कर दिया। वो चीखते जा रहे थे और भागते जा रहे थे। उनमें से किसी की जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ के देख सकता। वो भागते भागते अपने अपने घरों के अंदर दाखिल हो गए और जाके बिस्तर के अंदर इस तरह दबक कर लेट गए जैसे वो तौबा कर चुके हो कि आज के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे। उनमें से कई बच्चों को बुखार हो गया, कई बच्चे खौफजदा हुए, लेकिन शाम को सब बच्चों ने प्लान किया कि ये बात घर वालों को नहीं बतानी। बेशक बीमार भी हो गए हैं, डर गए हैं, घर वालों को बता दिया तो वो सबको मार पड़ेगी। बच्चे होते हैं, खौफ होते हैं, तो सबके अंदर एक खौफ बैठ गया, यस ये बात घर वालों को नहीं बतानी, वरना वो कहेंगे तुम लोग दिन को गए ही क्यों थे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि सब बच्चों ने एक दूसरे के कानों में ये बात डाल दी, घर वालों को ये बात नहीं बतानी। और किसी ने भी घर वालों को ये बात नहीं बताई। यहाँ तक कि बच्चे जो बीमार हुए थे उनके वालिदैन ने उनका इलाज करवाया, वो यही समझे बच्चा है बीमार हो गया, बच्चे ने कंडीशन खौफ वाली अपनी नहीं बताई। अब वो निकलते थे तो शाम के टाइम इकट्ठे होते थे थोड़ी देर के लिए, वो भी उस वक्त जब कोई बाहर मौजूद होता था। और अगर कोई बच्चा गलती से निकल भी आता था शाम को और देखता था इर्द गिर्द कोई नहीं है तो वापस फौरन अपने घर को चला जाता। अब वो सहम चुके थे, वो डर चुके थे। वक्त गुजर रहा था, दिन गुजर रहे थे, मौसम बदल रहा था, गर्मियां ख़त्म हुई, सर्दियां शुरू हो गईं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, सूरज 9-10 बजे बाहर हल्का से रोशनी होती है, धूप निकलती है और जल्दी ही सूरज गायब हो जाता है। दिन का पता ही नहीं लगता, रात बहुत लंबी होती है। वो सब खेलते तो थे लेकिन बहुत कम अपने घरों में रहते, बाहर नहीं खेल सकते थे। यहाँ तक कि सर्दियाँ भी गुजर गईं, कोई वाक़या कुछ ऐसा नहीं हुआ। उन बच्चों के दिलों से भी वो खौफ, वो बुढ़िया का डर निकल गया। वो जो बीमार हुए थे, डरे थे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गए, रिलैक्स हो गए और सर्दियाँ गुजर गईं। खेल कूद नहीं सके, खेलते तो थे लेकिन उस तरह दिन को जिस तरह छुप के वो बाहर निकलते थे और खेलते थे उस तरह ना खेल सके। फिर वो महीने आहिस्ता आहिस्ता गुजरते गए, यहाँ तक कि फिर वही गर्मियों के दिन शुरू हो गए और फिर उतनी गर्मी पड़ने लगी कि गांव वाले 12 बजे 12:30 बजे बैठ के 1 बजे तक खाना खाते और सब सो जाते। अब उनके दिलों में फिर एक बेचैनी पैदा हुई कि हम बाहर निकलें और खेलें,
लेकिन दिन को बाहर निकलने का सोच के ही उनके दिलों में एक खौफ सा उठ जाता कि फिर वो आ जाएगी जो इस तरह इशारा कर रही थी। एक शाम सारे बाहर इकट्ठे हुए तो उनमें से जो सबसे बड़ा था उसने कहा, यार इस तरह तो हम घरों में रहेंगे, दिन को खेल ही नहीं सकेंगे, अब क्या करें। मुझे तो दिन को नींद नहीं आती, घर वाले सारे सोए होते हैं। तो बाकी बोले, यार हमें भी नींद नहीं आती। तो असलम बोला कि यार मुझे भी नींद नहीं आती, कोई इस तरह का काम करें ना, अब हम फिर खेलें बाहर, क्या करें। तो जो सबसे बड़ा था वो बोला, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, उस जगह हम खेलने के लिए नहीं जाते, अब हम जगह चेंज कर देते हैं। हम एक नई जगह मैं आप लोगों को बताता हूं, हम वहां जाके खेलते हैं, वहां पे कोई डर भी नहीं होगा। सब बच्चों ने पूछा, बताओ कौन सी जगह। उसने कहा, कल चलेंगे दिन के टाइम पे ही, ये जो हमारे घरों के रास्ता ख़त्म होता है इससे आगे जाके वो जो किसी का एक मैंने देखा हुआ है डेरा बना हुआ है, वहाँ हमें कोई खौफ भी नहीं होगा, उसकी एक दीवार एक जगह से गिरी हुई है। हम वहाँ से दाखिल होंगे, अंदर जाएंगे, सुकून से सारा दिन वहाँ पे खेलेंगे, 2-3 घंटे जो हमारे पास होते हैं वो खेलेंगे, जैसे ही टाइम होने लगेगा हम अपने वापस आ जाएंगे। जिधर से वो गुजरती है, जिधर आके खड़ी होती है, हम उस तरफ जाते ही नहीं है। तो सब ने कहा, यार वो वहाँ ना आ जाए। उसने कहा, वो उस तरफ है, वो उस तरफ है, वो यानी लेफ्ट साइड पे है तो वो राइट साइड पे, वो कैसे आएगी। आखिर बच्चे कायल बेचैन तो सब थे खेलने के लिए, दिन में नींद तो किसी को नहीं आती थी, और खेलना तो सब चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा यार देखते हैं, हमारा दिल डरता है, ये है वो। करते करते मज़ीद एक हफ़्ता गुजर गया, लेकिन जब सब ने देखा कि बेचैनी बढ़ गई है, दिन को वो सो नहीं पा रहे, बच्चे थे, मासूम थे, आखिर कहा ठीक है यार चलते हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा ठीक है, कल इतने बजे सारे आ जाना, हम वहाँ खेलने के लिए चलेंगे। सारे पहुँच गए, इकट्ठे हुए, वो उनको लेके, वो जो बड़ा बड़ा लड़का था वो उसके सबसे आगे आगे था, उसके पीछे असलम था, और सारे इकट्ठे ऐसे बातें करते हुए जा रहे थे। चलते 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 बचपन में भागने दौड़ने चलने का कोई डर नहीं होता, बच्चे दूर दूर निकल जाते हैं। मैं खुद जाता था इस तरह, देहातों में स्पेशली चले जाते हैं। वो चलते उस जगह आधा किलोमीटर नहीं, उससे भी यूँ समझे कम, एक रफली एक उनका अंदाज़ा है, मतलब करीब ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। वो चलते उसके करीब गए, बच्चों ने वो जगह नहीं देखी हुई थी, वो जो सबसे बड़ा लड़का था उसने वो जगह देख रखी थी। जब वो उसके करीब पहुँच रहे थे तो इर्द गिर्द वीराना था। जब वो अपने घरों से निकले और जो कुछ घर इस तरफ थे और कुछ लेफ़्ट राइट आमने सामने जहाँ पे 4-4 घर बने हुए थे, उनको क्रॉस करके जब वो आगे की तरफ बढ़े तो उसके बाद लेफ़्ट राइट वीराना सा शुरू हो गया। वो चलते 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 जब एक ऐसी जगह पे पहुँचे कि उनकी आंखों ने देखा कि एक कच्ची दीवार है बहुत लंबी सी जो दूर तक जाती हुई नज़र आ रही है। तो वो लड़का बोला, ये है वो जगह। तो दूर से उन्होंने देखा तो उनको उसके अंदर काफ़ी दरख्त नज़र आए। उस डेरे के अंदर जो तकरीबन कोई 3 कनाल के करीब था, अपने वक्त का जो डेरा था वीरान पड़ा हुआ था, उसके अंदर काफ़ी दरख्त लगाए गए थे छाँव के लिए, शायद वो लोग वहाँ पे बैठते थे, तो उन्होंने काफ़ी सायादार दरख्त लगा रखे थे जो दूर से भी उनको नज़र आ रहे थे। वो बच्चे चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गए। तो उसने कहा, जाना कहाँ से है। उसने कहा, मुझे याद है मैं एक दफ़ा यहाँ से अपने अब्बा के साथ गुजरा था, तो मैंने यहाँ पे एक रास्ता देखा था जो टूटा हुआ है। अब वो उस रास्ते को, अब वो काफ़ी कोशिश में थे कि जल्दी से इस जगह के अंदर जाएं, इसको देखें, और अगर ये जगह हमें पसंद आ जाती है तो रोज़ हम यहाँ पे खेला करेंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। वो दीवार के इर्द गिर्द ऐसे घूमे देखने के लिए, तो एक जगह पे उनको वाकई एक जगह ऐसी थी दीवार की जो टूटी हुई इस तरह थी कि वो आराम से उसके अंदर गुजर सकते थे। जो बड़े बच्चे थे वो तो एक छलांग मार के गुजर गए थे, लेकिन जो छोटे थे उनको हाथ पकड़ना पड़ता था ऊपर चढ़ने के लिए। मतलब पूरी गिरी हुई दीवार नहीं थी, एक जगह से टूटी हुई थी। बड़े जो लड़के थे वो अंदर चले गए और उन्होंने अपने पीछे जो छोटे लड़के थे उनको भी हाथ पकड़ा और अंदर ले गए। दिन की रोशनी थी, उनके अंदर डर खौफ नहीं था, कोई वहम नहीं था, एक्साइटमेंट भी थी उनके अंदर कि एक नई जगह मिली है खेलने के लिए, अब यहाँ पे हम खेला करेंगे और यहाँ पे हमें देखेगा भी नहीं। एक खौफ भी नहीं था जो हमेशा से होता था कि किसी ने देख लिया तो बड़ी मार पड़ेगी। तो उनका यहाँ तक, यहाँ पे हम खेलेंगे, शोर शराबा करेंगे, जितना ऊंचा बोलेंगे कोई देखेगा भी नहीं, और यहाँ से हम वापस घर जाया करेंगे, घर चले जाएंगे।
जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनकी निगाह जो पड़ी, सामने काफ़ी दरख्त थे। नीचे उन दरख्तों के पत्ते थे जो हर साल झड़ते थे और नीचे खुश्क हो चुके थे। वो इतना ज़्यादा नीचे फैले हुए थे कि हर तरफ पत्ते ही उनको पत्ते नज़र आए जो सूखे हुए थे। झाड़ियां ही झाड़ियां थी जो काफ़ी ज़्यादा ऊंची हो चुकी थी। जगह जगह पे झाड़ियां उगाई थीं। एक चीज़ जो उनके दिल में बैठी हुई थी वो ये थी कि अगर इन झाड़ियों को हम थोड़ा सा साफ सूफ कर लें या हटा लें तो हम यहाँ पे आराम से खेल सकते हैं। क्योंकि इस वक्त उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल होकर जो उनकी बात समझ में आई थी वो ये थी कि ये तो इतने पत्ते पड़े हैं और इतनी झाड़ियाँ पड़ी हैं, हम खेलेंगे कैसे। तो बड़ा लड़के ने इशारा किया, आगे तो आओ, आगे चल के देखते तो हैं। तो वो सारे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू हुए कि यहाँ तक कि उनके पाँव के नीचे जब पत्ते आते तो पत्तों के टूटने की, सूखे पत्तों के ऊपर जब पाँव पड़े तो उसकी एक मखसूस आवाज़ सी आती है। तो नीचे से मखसूस एक आवाज़ सी आ रही थी। अब वो चलते हुए आगे गए, दरख्तों के नीचे पहुंचे तो वो काफ़ी सायादार दरख्त थे। इस तरह झुरमट बना हुआ था, एक जगह पे दरख्तों का ऐसे गोल से दरख्त लगाए हुए थे, जैसे कभी वक्त में कभी वो चारपाइयाँ वगैरह उसके नीचे डालते होंगे, तो वो छाँव के लिए जगह बना दी गई थी। उन्होंने कहा ये बेहतरीन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम रोज़ आके आराम से खेल सकते हैं, यहाँ पे किसी को पता भी नहीं लगेगा। तो उनमें से एक लड़का बोला, यार वो सामने कमरे भी हैं। और उनकी निगाह जब उन कमरों पे पड़ी तो 2 कच्चे कमरे थे, जिसमें से एक कमरा कच्चा ऐसा था जिसकी छत भी गिर चुकी थी और एक तरफ से दीवार भी गिरी हुई थी। यानी जिस तरफ उसका दरवाज़ा लगा हुआ था वो वाली उसकी दीवार गिरी हुई थी, बाकी 3 तरफ उसकी दीवारें मौजूद थीं लेकिन उसके ऊपर छत नहीं थी। लेकिन जो साथ वाला कमरा था उसकी छत भी मौजूद थी और उसका दरवाज़ा भी लगा हुआ था। देहातों में जो उस वक्त दरवाजे लगाए जाते थे वो 2 डोर होता था, सिंगल डोर तो अब फैशन आया है, वो 2 दरवाजे होते थे बंद होने वाले। तो उसका एक दरवाज़ा था और एक तरफ दरवाज़ा नहीं था। वो यकीनन गिर गया था या नहीं था। तो वो बच्चे वहाँ पे खेलते रहे, वो टाइम उन्होंने वहाँ पे गुजारा, उन्होंने खेला, उनको बहुत मज़ा आया। वो जगह इतनी ज़बरदस्त थी कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई वो जगह। आज वो बहुत खुश थे कि उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली थी जहाँ पे अब वो रोज़ खेलने के लिए आएंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। वो काफ़ी शोर करते रहे, भागते दौड़ते रहे, यहाँ तक कि जब टाइम होने लगा अपने अपने घरों को रवाना हो गए। शाम को जब इकट्ठे हुए तो उनमें से एक बोला, यार बड़ी ज़बरदस्त जगह ढूंढी है, यहाँ पे तो खेलने का मज़ा आएगा, यहाँ पे तो कोई डर भी नहीं है, यहाँ पे किसी को पता भी नहीं, हम खेलेंगे, शोर करेंगे जैसे करेंगे। उधर तो खेलते हुए डर लगता था कि शोर करते हुए भी डर लगता था कि घर से बाहर कोई निकल भी आया अगर तो मतलब वो एक ऐसी जगह पे पहले खेल रहे होते थे जो एक रोड सा बना हुआ था, यानी कि लेफ़्ट राइट घर अगर थे तो वो जो बीच में रास्ता सा बना हुआ था उस रास्ते पे ही खेलते थे, लेकिन घरों से दूर जाके। तो उनके दिल में एक खौफ ये लगा रहता था कि अगर घर से बाहर कोई निकला भी तो हम छुप जाएंगे ताकि हमें कोई देख ना ले, देख लेगा तो वो मारेगा कि तुम लोग किधर खेल रहे हो दिन के टाइम में, वो भी धूप में। तो ये जगह इसलिए उनको पसंद आई थी कि यहाँ पे कोई चांस ही नहीं था, घरों से एक तो काफ़ी दूर थी, ऊपर से 4 दीवारी दी हुई थी सारी, यहाँ पे तो कोई देख ही नहीं सकता। तो एक बेहतरीन लोकेशन मिल गई थी उनको खेलने के लिए जहाँ पे वो खुश थे। तो शाम को उन्होंने कहा, यार बड़ी ज़बरदस्त जगह मिली है, यहाँ पे तो खेलने का मज़ा आएगा। तो अगले दिन उन्होंने काफ़ी प्लान किए, कल हम ये खेलेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अगले दिन सारे बच्चे अपने अपने टाइम पे जब घर वाले सो गए तो बाहर निकल आए। आज वो बहुत खुश थे कि कल वो एक किला फतह करके आए थे, एक बहुत ज़बरदस्त अपने खेलने के लिए लोकेशन सेलेक्ट करके आए थे। वो सब चलते हुए अपने उस रास्ते से होते हुए उस टूटी हुई जगह से छलांगे मारते हुए अंदर पहुंच गए। आज वो मस्त थे, आज उनके अंदर कोई खौफ नहीं था, आज उनके दिल में कोई वहम नहीं था। वो सीधा उन दरख्तों के नीचे गए ऐसे खुश होके कि लो जी गेम शुरू करो, हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं। लेकिन वो इस बात से ना वाकिफ़ थे कि आज पहले से कोई उनका इंतज़ार कर रहा था।
क्योंकि एक दिन पहले वहाँ से कोई हो के गया था, वो बच्चे खेल के गए थे, तो जो वहाँ पे रहता था उसको भी वहाँ पे एहसास हो गया था कि यहाँ पे कोई आया है। क्योंकि उन बच्चों ने खेलते हुए पत्ते शत्ते भी इधर किए थे, इस तरह की खेल कूद किया था कि जो रहता था उसको एहसास हो गया था कि यहाँ पे कोई आया है। तो आज वो जो था उस जगह पे इंतज़ार में था कि कौन है जो यहाँ पे आता है। वो जैसे ही खेलने के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने हाथ पुगने के लिए ऐसे हाथ पकड़े। असलम कहता है कि हमने ऐसे हाथ पकड़े पुगने के लिए कि किसकी बारी होगी। हमने ऐसे जैसे ही हाथ पकड़े और ऐसे हाथ छुड़वाया तो असलम इस अंदाज में खड़ा था, उसका मुंह सामने उन कमरों की तरफ था। उसकी निगाह उस कमरे की तरफ पड़ी तो उसने देखा उस कमरे से बाहर कोई निकल के खड़ा उनका इंतज़ार कर रहा है। और असलम जिसने हाथ यूँ पकड़ा हुआ था ऐसे फेंकने के लिए, पुगते थे, उसको कहते हैं पुगेंगे, इस तरह हाथ पकड़ के यूँ करते थे यूँ करते थे, जो इस तरह हाथ पकड़ के पुगने लगा था, जब उसकी निगाह सामने पड़ी तो उसका हाथ वहीं पे रुक गया, स्टिल हो गया उसका हाथ वहीं पे। और बाकी बच्चे जब उसके हाथ को हिलाएं तो उसका हाथ हिल नहीं रहा था, खौफ की वजह से वहीं पे जम गया था। तो बच्चे भी एकदम हैरान हुए कि ये क्या कर रहा है। तो उसने जब असलम के मुंह की तरफ देखा तो उन बच्चों को नजर आया कि असलम कहीं टिकटिकी बांधे देख रहा है और उसकी आंखें खौफ से फटी जा रही हैं। उसी लम्हे बाकी बच्चों ने भी मुड़ के देखा तो उनका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उस दरवाज़ा जो लगा हुआ था एक साइड पे और एक साइड पे टूटा हुआ था, उस दरवाजे के सामने आज वो बुढ़िया खड़ी हुई थी ऐसे हाथ रख के। उसने ऐसे हाथ रखे हुए थे और वो उनके इंतज़ार में खड़ी थी। जैसे आज वो दाखिल हुए थे उस वक्त तो शायद वो अंदर कमरे में थी जो किसी को नज़र नहीं आ सकी थी या उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था खुशी के मारे, लेकिन पुगते हुए इस तरह असलम की जब निगाह पड़ी तो वो सामने खड़ी थी। और आज वो सहम इसलिए गए थे, उनकी आवाज़ अंदर की अंदर और बाहर की बाहर इसलिए रुक गई थी कि वही बुढ़िया थी जिसके पाँव में जूते नहीं थे, वही बुढ़िया थी जिसके कपड़े फटे हुए थे। आज उसने गिंदी भी नहीं पहनी हुई थी, आज उसके बाल भी खुले हुए थे, लेकिन जिस चीज़ ने उनके सांस बंद कर दिए थे, वो खौफ में चले गए थे, आज वो उसका कद था जो उस कमरे से भी ऊंचा चला गया था। वो तकरीबन कोई 10 कमरे का जो एक साइज़ था उससे भी ऊंची हो गई थी। असलम का ये कहना था हम बच्चे थे, अंदाज़ा यही है कोई 10-12 फुट ऊंची हो गई थी। जब मेरी उस पर निगाह पड़ी और मेरा सांस भी इसलिए बंद हुआ हो गया, बाकी बच्चे भी सहम गए क्योंकि उसका कद जैसे ही मैंने देखा तो वो कमरे से भी कई गुना ऊंची थी, जैसे दरख्त जितनी ऊंची हो, और ऐसे हाथ करके खड़ी थी। और उसके जो बाल थे जितनी वो ऊंची थी उसके सर से लेके ज़मीन तक उसके बाल ज़मीन को टच हो रहे थे। और जिस बात ने उनके अवसान ख़ता किए थे, जिस बात से उनके सांस बंद हो गए थे, उसके वो नाखून थे जो उस दिन छोटे छोटे थे जब वो बुला रही थी, आज इस तरह किए हुए उसके नाखून उनको नज़र आ रहे थे, तलवार जितने लंबे लंबे दोनों तरफ उसके नाखून जा रहे थे। और इतने लंबे बाल के 10-12 फुट ऊंची होने के बावजूद वो बाल ज़मीन को छू रहे थे, छू नहीं रहे थे, पड़े हुए थे ज़मीन पे, और वो भी उलझे हुए, डस्ट से भरे हुए। और वो काली स्याह आज लंबी भी हुई थी, आज उसकी लाख कद के साथ साथ नाक भी शदीद लंबी हो गई थी, और इतने बड़े बड़े नाखून थे कि जब वो यूँ हाथ रख के खड़ी हुई थी तो नाखून यूँ फैल रहे थे, जितने तलवार होती है एक लंबी, एक इंसानी हाथ से भी बड़े बड़े उसके नाखून थे। और वो उनको खड़ी इस तरह देख रही थी जैसे वो इस इंतज़ार में थी कि कौन आया था कल इस जगह पे, वो उनको देखने के लिए बेचैन थी। और जैसे ही आके खड़े हुए तो वो बाहर निकल के खड़ी हो गई। अब ये एक ऐसी सिचुएशन थी बच्चों के लिए कि वो ज़रूर समझ गए कि ये इंसान नहीं है। उनमें बड़े बच्चे भी थे और असलम भी काफ़ी बड़ा था, 12-14 साल उसकी उम्र थी, बाकी छोटे छोटे भी थे 7-8 साल के। असलम और बड़े लड़के समझ गए ये इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है। इतना तो बड़ों से उन्होंने सोच रखा था, अक्सर बड़े उनको डराते भी थे रात के टाइम जब वो नहीं सोते थे कि फ़लाँ चीज़ आ जाएगी, फ़लाँ चीज़ आएगी, चुड़ैल आ जाएगी, जिन आ जाएगा, इस तरह नाम लेते थे। वो यकीनन उस वक्त समझ गए थे ये इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है जो इतनी लंबी है, जिसके इतने लंबे नाखून हैं। अब वो मासूम बच्चे थे,
और जैसे ही उन्होंने उस बला को, उस चुड़ैल को सामने देख लिया, तो वो सांस लेना भूल गए। उनको ये होश ख़त्म हो गया कि अब हम करें तो क्या करें, भागें या यहीं पे खड़े रहें। क्योंकि एक इंसान बड़ा हो तो उसके पास एक फ़ैसला करने की क़ुव्वत होती है। बच्चे अगर सहम जाएं तो वो कोई क़ुव्वत या कोई ताकत इस तरह नहीं रखते कि वो क्या करें और क्या ना करें। उसी वक्त जो उनमें सबसे बड़ा लड़का था वो थोड़ा सा होश में आया कि करें तो क्या करें। उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने दौड़ लगा दी उस रास्ते की तरफ जिस तरफ से वो आए थे। जो बाकी बच्चे थे वो वहीं पे इतने सहम गए कि वो वहां से हिल ना सके, और वो जो बड़ा लड़का था वो बाहर की तरफ भागा। जिस तरफ वो कच्ची दीवार टूटी हुई थी, ये एक ऐसे कोने की तरफ थी, और जहां पे वो खातून खड़ी हुई थी वो दूसरे कोने की तरफ था। यानी वो जो कमरे बने हुए थे जहां पे वो चुड़ैल खड़ी हुई थी वो बिल्डिंग की दूसरी तरफ पे था, और जो है ये रास्ता बना हुआ था जहाँ से आते जाते थे ये लोग, ये उसके मुखालिफ सिमत में था, इसलिए काफ़ी फासला था। जब वो भागा और चीखें मारता हुआ भागा तो उनमें से असलम एक ऐसा था जो थोड़ा सा होश में आया। तो उसने सबको झंझोड़ा, और वो बच्चे जो सहमे हुए थे उनको पकड़ पकड़ के झंझोड़ा और कहा, निकलो निकलो निकलो। बच्चे हिल नहीं पा रहे थे। उनमें से एक जो सबसे छोटा बच्चा था वो गिर गया, वो बेहोश होकर बाकायदा गिर गया। तो उसने बाकियों को कहा, तुम लोग निकलो निकलो। और वो बच्चे को जब झंझोड़ रहा था तो उसको लगा कि वो खड़े खड़े बेहोश हो चुके हैं, होश में नहीं हैं। तो उसके झंझोड़ने पे बच्चों ने यूं देखा और एक झुरझुरी सी ली, इस तरह किया ऐसे जैसे होश में आए। वो मासूम कलियां, वो मासूम फूल जो सहमे हुए थे, जब वो होश में आए उसके झंझोड़ने पे तो वो उस तरह सबको कहने लगा, भागो। और वो सब चीखें मारते हुए भागना शुरू हो गए। अब वो जो छोटा गिर चुका था उसको उठाना मुश्किल था। असलम खुद भी इतना ताकतवर या बड़ा नहीं था कि उसको उठा सकता। उसने उसकी तरफ देखा, उसको पकड़ के झंझोड़ा। जब उसको झंझोड़ा तो वो बेहोश मिला। अब उसको उठा के कंधे में उठाना या पकड़ना असलम के बस की बात भी नहीं थी। उसने जब कोशिश कर ली कि वो नहीं हिल रहा और बाकी बच्चे बाहर कुछ भाग भी चुके थे, तो असलम ने भी भागना शुरू किया। लेकिन उसी वक्त असलम ने देखा कि वो जो खातून थी वो चलती हुई इनकी तरफ आ रही थी, और जब वो चल रही थी तो वो जब पाँव रखती थी तो ऐसे धमक सी होती थी ज़मीन के ऊपर, जैसे जलजला सा गया और ज़मीन हिलती थी उसके पाँव रखने से। असलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ ये पढ़ना जानता था। असलम ने बिस्मिल्लाह की रट लगानी शुरू कर दी। वो तेज़ 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 बिस्मिल्लाह पढ़ता गया और वो भी चीखें मारता हुआ भागता गया। आज पागलों की सी कंडीशन की तरह सारे बच्चे चीखे मारे थे। उस दिन तो डरे ज़रूर थे, लेकिन ऐसा मंजर नहीं देखा था जो आज देखा था। ये बहुत ही खौफनाक था। उस दिन तो वो सिर्फ उसको इंसान या कुछ एक बुढ़िया सी समझे थे या कुछ डरे भी थे, लेकिन आज तो एक मंजर ही सबने ऐसा देख लिया था कि वो शदीद डर गए थे। और जब चीखते हुए जब लोग अपने अपने घरों को पहुँचे तो चीखते हुए ही घरों में दाखिल हुए, यहाँ तक कि उनके वालिदैन जो सो रहे थे वो भी जाग गए। उनमें से कई बच्चे अपने घरों के दरवाजे के अंदर ही जाके बेहोश हो गए। और जब वालिदैन को पता लगा, बच्चे चीख रहे हैं, पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ है। और उनमें से एक बच्चे ने बताया कि फ़लाँ बच्चा वहाँ पे बेहोश हो गया, गिर पड़ा है। और असलम ने ये बात जब अपने वालिदैन से बताई कि मैंने सबको झंझोड़ा था, सारे बाहर भागे, लेकिन फ़लाँ बच्चा वहाँ पे बेहोश हो गया है। तो सब अपने अपने घरों से बाहर निकले। जो पहले ही सारे घर वाले बेचैन हो चुके थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले। जो नहीं निकले उनको जगाया गया, बुलाया गया और कहा कि ये मामला हुआ है, बच्चे शदीद डर चुके हैं, एक बच्चा वहाँ पे बेहोश है। तो उन गाँव वाले ने बाकायदा अपने घर से किसी ने कुल्हाड़ी निकाली, किसी ने मोटा डंडा निकाला, जिसके हाथ में जो भी आया उन्होंने वो उठाया कि पता नहीं वो क्या चीज़ है जिसको बच्चे दे के आए हैं, इनका वहम है या वाकई कुछ दे के आए हैं। वो सब ने डंडे, सोटे, कुल्हाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें उठाई। और कुछ लोगों ने बाकायदा वो जो कस्सी होती है, कही उसको बोलते हैं, वो जिससे वो खुदाई करते हैं, नहर का पानी निकालते हैं, मट्टी उठा उठा के फैलते हैं, बेलचा नहीं, एक होती है उसका डंडा होता है और आगे उसका लोहे का लगा होता है, उससे वो खुदाई करते हैं ज़मीन की, वो तक उठा लें। और वो चलते हुए सारे जहाँ पे बच्चे ने वो जगह बताई थी, साथ आने को कोई बच्चा भी तैयार नहीं था। उनमें से जो बड़ा बड़ा लड़का था वो और असलम, ये दोनों को उन्होंने साथ लिया क्योंकि ये काफ़ी बड़े थे। असलम ने सबको झंझोड़ा था, इसलिए वो समझ गए कि असलम भी अभी तक होश में है, बिल्कुल हवास बाख्ता नहीं हुआ। असलम को साथ लिया और उस बड़े बच्चे को साथ लेके उसी टूटे हुए रास्ते के पास पहुँचे। और जब अंदर दाखिल हुए, सबसे पहले उसी जगह की तरफ देखा
जहाँ पे बच्चों ने कहा था कि वो खड़ी थी, जिसका कद 10-12 फुट था, तो अभी उनको वहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आया। और उन्होंने उस बच्चे से पूछा, असलम से पूछा, कहाँ है वो छोटा बच्चा? तो उन्होंने इशारा किया वो सामने, और जब उन्होंने सामने देखा तो वो बच्चा अभी भी वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ था। सब ने खुदा का शुक्र अदा किया कि अभी तक वो वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ था। उस जो चीज़ भी थी या बच्चे जिसके बारे में बता रहे थे, उसने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया था, उसको उठाया नहीं था, उसको गायब नहीं किया था, वो अपनी जगह पे मौजूद था। वो भागते हुए उसी तरफ गए और जाके उस बच्चे को उठाया, और उसमें से एक दो ने कहा आओ चल के अंदर की तरफ देखते हैं। तो एक बंदे ने मशवरा दिया, इस वक्त सबसे अहम बात बच्चे को होश में लाना है, फिर कभी आके इसका मुआयना कर लेंगे, अभी निकलो यहाँ से। और बच्चे को लेके वो फ़ौरन गए, उसको डॉक्टर के, हकीम के पास लेके गए, जो भी एक तरीका किया, उसको होश में लाया गया। वो बच्चा 2-3 दिन मुसलसल बुखार में रहा, और बच्चे भी काफ़ी बुखार में रहे, और सब बच्चों ने अपने अपने घर वालों को कहानी सारी सुना दी थी। जब बच्चों की बेहतर तबीयत हुई, हालत कुछ बेहतर हुई, तकरीबन 1 हफ़्ता लग गया सब बच्चों को, और जब नॉर्मल कंडीशन में सब आए तो फिर गाँव वालों ने फ़ैसला किया, एक मौलवी साहब भी उनके साथ हुए कि चलिए आप हैं, पढ़ाई की ज़रूरत होगी तो आप पढ़ाई कीजिए और चल के देखिए वहाँ पे क्या माजरा है। वो सब इकट्ठे होकर वहाँ पे आए, और उस कमरे के अंदर जब वो दाखिल हुए तो वहाँ पे उनको जो चीज़ मिली वो गिंदी थी, जो बच्चों ने बताया था कि उसने गिंदी भी पहनी हुई थी। और उस गिंदी को देखने के बाद उनको यकीन हो गया कि बच्चों का वहम नहीं है, बच्चों ने झूठ नहीं बोला, यहाँ पे वाकई कोई था जिसकी निशानी ये गिंदी है। और उसके अलावा एक चादर टाइप सी, बिस्तर तो प्रॉपर बिस्तर था नहीं, एक मैली कुचैली सी गंदी सी एक चादर टाइप सी एक जगह पे ऐसी बिछी हुई थी जैसे जिस पे कोई लेटता हो, सोता हो। तो पीर साहब, मौलवी साहब जो वहाँ के इमाम मस्जिद थे, उन्होंने कहा इस बिस्तर को देख के और मेरे इल्म पे मैंने जो पढ़ाई की है तो उससे यही लगता है यहाँ पे कोई इंसान नहीं, कोई और मखलूक है जो रहती है, और ये गिंदी भी उसका रहने का, होने का सबूत है कि बच्चों का वहम नहीं है, वो यहाँ पे रहती है। तो फिर पूछा गया मौलवी साहब क्या किया जाए? उसने कहा मैं पढ़ाई करता हूँ और मैं पढ़ाई करके इसके अंदर पानी डालूँगा, आप लोग कोशिश करें इस कमरे को ही गिरा दें ताकि यहाँ पे कोई भी ना रह सके। अगर ये कमरा इस तरह रहा तो हो सकता है वो मखलूक दोबारा भी यहाँ पे आके बसेरा कर ले। और उन्होंने ऐसा ही किया, वहाँ पे पढ़ाई की, पानी का छिड़काव किया पूरे कमरे के अंदर, और सब ने मिल के उस कमरे को जिसके अंदर गिंदी और उसका बिस्तर मिला था उसको गिरा दिया। और वो जो 7 कमरा जिसकी दीवारें खड़ी हुई थी उसको भी उन्होंने मलिया मेट कर दिया, गिरा दिया, ताकि कोई निशान ही ना रहे, कोई आके रह ही ना सके। बच्चों की काफ़ी देखभाल की गई, वक्त के साथ बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गए, लेकिन काफ़ी अरसा बच्चे सहमे रहे, घबराए रहे। वो जब भी अपने वालिदैन को बताते थे तो बताते थे उसका हुलिया, उसके दांत कैसे लंबे लंबे से थे और उसके नाखून कैसे थे और उसका कद कैसा था, और वो काली स्याह थी और उसके बाल बहुत गंदे उलझे हुए मट्टी से भरे हुए, उसमें यहाँ तक कि जैसे पत्ते फंसे होते हैं खुश्क, उसमें पत्ते टाइप फंसे हुए थे जो उन्होंने देखे थे। और बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ नॉर्मल होते गए, लेकिन जो इमाम मस्जिद थे उन्होंने जिस तरह कहा था कि कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर चक्कर लगा लिया करे, 4-5 बंदे वहाँ पे जाके और सूरत पढ़ के मौलवी साहब को लेके जाया करें। और कुछ अरसा तक मौलवी साहब उन बंदों को लेके जाके उस जगह के देखभाल करते रहे। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद फिर फैसला किया गया ये जो दीवारें हैं इनको ही क्यों ना गिरा दिया जाए, ताकि ये मलिया मेट हो जाएगा, एक खुला ग्राउंड बन जाएगा, फिर ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि शायद अंदर भी कुछ है। और ऐसे ही किया गया। उन्होंने पूरी की पूरी जो 4 दीवारी मट्टी की हुई थी वो सारी की सारी गिरा दी। उसके बाद उनके दिलों में जो वहम था, शक था, वो ख़त्म हो गया कि अगर कोई चीज़ है भी सही, अब वो यहाँ पे इसलिए नहीं होगी क्योंकि हमने पूरी जगह को, जो उसके कमरा बना हुआ था वो भी गिरा दिया, और उसके बाद जो दीवारें थीं 4 दीवारी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी थी। उसके बाद उस गांव में दोबारा कोई भी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। काफ़ी अरसे तक बच्चे दिनों को खेलने के लिए नहीं निकले। जब वो बच्चे बड़े हो गए तो उसके बावजूद भी कभी उन्होंने इस तरह का वाक़या, इस तरह का मंजर नहीं देखा। असलम जब तक ज़िंदा रहा बहुत खौफज़दा रहा। अपनी फैमिली को उसने ये वाक़या जब बताया था, उसकी फैमिली भी इस वाक़े को जानती रही, लेकिन कभी भी वो कहते हैं रात को सुकून से नहीं सोया था, वो डर जाता था। अक्सर गहरी नींद में भी सोया होता तो वो चीख मार के उठ के बैठ जाता था। वो उसका बचपन का वाक़या उसका हमेशा दिमाग पे उसके सवार रहा था।
तकरीबन एक 60-65 साल या 70 साल की उम्र में जाके उसको एक बीमारी सी हुई, वो चुप चुप सा हो गया था। बज़ाहिर तो ये कहना ये है कि वो बीमार सा था और उस बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन उसके छोटे भाई जिन्होंने मुझे कहानी भेजी है, उनका कहना यह है कि लगता यह है वो जिस तरह गुमसुम सा चुप चुप सा हो गया था, उस वक्त शायद कुछ था जो उसने किसी को बताया नहीं। लेकिन घर वाले और बाकी ये कहते हैं नहीं, वो बीमार था इसलिए गुमसुम सा हो गया था और इस दुनिया से चला गया। लेकिन वो अपने साथ राज ले गया कि फिर क्या ऐसा उसके साथ हुआ कि वो बीमार भी हुआ और अजीब सा हो गया। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, ढेर सारी दुआएं उसके लिए, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और ये एक सच्ची कहानी उन्होंने जो भेजी, आज भी उनके गांव का ये मशहूर वाक़या है। वहाँ पे अब शहरी आबादी हो चुकी है, कच्चे घर, वो कच्चा रूट, कच्ची सड़कें सब पक्का बन चुका है, बहुत दूर दूर तक आबादी है। अब वहाँ पे कोई डर खौफ नहीं है। जो गांव थे अब वो शहरों में बदल चुके हैं, वहाँ पे कॉलोनियाँ, सोसाइटियाँ बन चुकी हैं, अब ऐसा वाक़यात नहीं है। सो ये एक सच्ची कहानी थी जो जिन्होंने मुझे भेजी और मैंने उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाई। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे +923136655500, रिपीट +923136655500, इस पर कहानी मुझे आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजें या फिर आप मुझे लिख के भेजें। लेकिन एंड में लफ्ज़ स्टोरी इंग्लिश में या उर्दू में लाजमी लिख के भेजें आखिर में, ताकि मुझे पता लग जाए ये कोई स्टोरी है। तो इंशाल्लाह उसको मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूँगा। mmtvraz@gmail.com मेरा मेलिंग एड्रेस है, इस पर भी आप मुझे कहानी लिख के भेज सकते हैं। स्पेलिंग मैं बता देता हूँ, mmtvraz@gmail.com, mmtvraz@gmail.com। इसमें भी आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपकी कहानी को इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।